हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज इस महामैराथन वाले वीडियो में कवर होगा आपका यूनिट नंबर 1 और 2 माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का, ठीक है। जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे सॉल्व्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 1 और 2 से बनते हैं शॉर्ट वाले, मतलब 7 और 10 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आज वो इस वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 और 2 दो यूनिट एक ही वीडियो में कवर होगी और दो यूनिट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पुटअप होता है उसी को यहाँ पे कवर किया जाएगा। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 2 मार्क्स वाला उसके अंदर तो जाहिर सी बात होगा कवर ही हो जाएगा। तो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। और अगर आपको नोट्स वगैरह भी डाउनलोड करने हैं मतलब विदाउट एनी कॉस्ट या विदाउट एनी चार्ज, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग इजी वे में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है आपके माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल्स अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, स्कोप और एप्लीकेशन बताना है किसका, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का। अब देखो यहाँ पे कभी कभी इसी क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन को पूछने का तरीका वही वह चेंज कर सकता है। यहाँ पे राइट इन डिटेल्स अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी लिखा गया है, तो कभी कभी क्या है राइट अबाउट स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी भी करके आएगा। तो आप लोग लिखिएगा, वही मतलब बातें कुछ सेम होने वाली है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे आपको लिखना है, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका आएगा, एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या है, बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको बता देना है। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। अब देखो क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ में बहुत से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनको आपको डिस्क्राइब या डिटेल में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो डिस्क्राइब बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व विथ ऑल फेज। अब देखो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व को आपको डिटेल में बताना है, मतलब जो भी फेज होते थे ना, सब फेज के साथ वो कर्व दिखाते हुए, ठीक है। एंड फिफ्थ की बात करें, राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग का आपको प्रिंसिपल प्रोसीजर एप्लीकेशन सारी चीजें आपको बताना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो गिव द प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। अब देखो प्रिंसिपल वर्किंग और एप्लीकेशन आपको बता देना है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का, ठीक। एंड 7th की बात करें तो डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अलग अलग तरह की स्टेरिलिटी इंडिकेटर होते हैं इवैल्यूएशन करने के लिए स्टेरिलाइजेशन को, वो आपको यहाँ पे डिटेल में कर देना है। तो फ्रेंड्स, आंसर जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, ओके। अब बात हम करेंगे अपने, अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट इन डिटेल्स अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप के बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नोट्स में दिखाई दे रहा होगा कि स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मीन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका पहला स्कोप जो आता है वह हमारे इम्यूनोलॉजी में आता है। इम्यूनोलॉजी का मतलब ये है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन। अब देखो क्या है, जो मतलब इम्यून सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमको पैथोजन से बचाता है, मतलब हमारी बॉडी को ये पैथोजन से बचाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और हमारा जो एक स्कोप माइक्रोबायोलॉजी का वो इम्यूनोलॉजी में भी होता है। और दूसरा स्कोप हमारा मेडिकल में होता है। मेडिकल का मतलब ये है डील्स विथ डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। अब ह्यूमन और एनिमल में कौन सी डिजीज होती है, ये मेडिकल मतलब उसको डील्स करते हैं, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स। अब देखो क्या है, थर्ड वाला जो है एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग डेवलपमेंट। एंटीबायोटिक और ड्रग डेवलपमेंट में इसका क्या है, माइक्रोब आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड अदर थेरापेटिक प्रोडक्ट्स। माइक्रोब का यूज करके हम लोग एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, वैक्सीन भी बनाते हैं, और भी थेरापेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लोग बनाते हैं अपने एंटीबायोटिक और ड्रग डेवलपमेंट में, ठीक है, माइक्रोब का यूज करके। अब एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखो क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन एग्रीकल्चर। अब देखो क्या है, हमारे मतलब एग्रीकल्चर में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही इंपैक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर में। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक फूड सच एज पनीर, पिकल्स etc। जैसे हमें कभी पनीर और पिकल्स बनाना होता है तो हम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करवाते हैं ताकि हमारा पनीर और पिकल्स बन सके। जैसे कि दूध को फाड़ने के बाद पनीर बनता है, तो दूध में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग इंसर्ट करवा सकते हैं ताकि वो पनीर में कन्वर्ट हो सके, ठीक है।
तो अब हम इसके इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस कभी कभी 2 मार्क्स में पूछता है सेपरेटली। तो एंश्योर मेडिसिन सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन विथ जर्म्स। अब देखो इसमें हमें ये पूरा कंफर्म हो जाता है कि जो हमारी मेडिसिन है ये कंटामिनेट नहीं होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, हेल्प इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन टू फाइट डिजीज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, वैक्सीन भी बनाते हैं, और वही एंटीबायोटिक और वैक्सीन हमारे डिजीज से लड़ने का भी काम करते हैं। थर्ड की बात करें, इंप्रूव क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स। अब देखो क्या है, किसी भी मतलब ड्रग्स की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हेल्प मतलब इंप्रूव लगातार करती रहती है। एंड मेडिकल प्रोडक्ट, और भी जो मेडिकल प्रोडक्ट बने हैं उनमें भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सपोर्ट रिसर्च टू डिस्कवर न्यू मेडिसिन। अब देखो नए नए मेडिसिन को डिस्कवर करने के लिए ये सपोर्ट भी करते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी। प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शन इन पीपुल, और देखो लोगों में ये जो इन्फेक्शन फैल रहे हैं उनको प्रिवेंट एंड कंट्रोल में भी हमारे ये हेल्प करते हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस हो गए, और आपके क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया था, इसके एप्लीकेशन भी आपको बताने हैं, ठीक है। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इनके हम लोग एप्लीकेशन की बात कर ले। सबसे पहला तो क्या है इसका एप्लीकेशन, फर्स्ट वाला स्टेरिलिटी टेस्टिंग। अब देखो ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग का मतलब होता है टू एंश्योर दैट स्टेराइल प्रोडक्ट्स लाइक इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स एंड वैक्सीन आर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको यह कंफर्म पता चल जाना चाहिए कि जो कुछ हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इंजेक्शन है, आई ड्रॉप है और वैक्सीन है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फुल्ली मतलब पूरे तरीके से फ्री हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और सेकंड की बात करें, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब टू चेक माइक्रोबियल लिमिट इन ड्रग्स, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल डिवाइस। इसका यूज हम लोग करते हैं अपने ड्रग्स और कॉस्मेटिक या मेडिकल डिवाइस को मतलब चेक करने के लिए कि इसमें ये माइक्रोब्स का ग्रोथ हुआ है या फिर नहीं। एंड थर्ड की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी हम इसका यूज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब देखो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हम लोग यहाँ से ही मतलब एंटीबायोटिक्स भी बना लेते हैं इसमें, इसी का यूज करके। एंड वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया एंड वायरसेज आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। अब देखो बैक्टीरिया और वायरस का भी यूज होता है वैक्सीन्स में बनाने के लिए, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे यार, आप मतलब आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया और वायरस से कैसे वैक्सीन बनता है, बट बनता है अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन की बात करें, हेल्प इन सेलेक्टिंग एंड वैलिडेटिंग मेथड्स फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। किसी भी इक्विपमेंट की अगर आपको स्टेरिलाइजेशन के लिए देना है तो वहां पे सिलेक्शन और वैलिडेटिंग मेथड भी हमारा यही बताता है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारे माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही यूज है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना और नए ड्रग्स का डेवलप करना, वो हम करते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और माइक्रोबायोलॉजी भी यहीं पे यूज होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपका पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको बैक्टीरिया के बारे में होल स्टडी मतलब डिटेल स्टडी करनी है, और कभी कभी बैक्टीरिया के ऑर्गेनल्स को डिटेल में पूछ लेता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं बैक्टीरिया को पूरी मतलब होल कवर करने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया से ही हम आपको सिखा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। तो अगर कुछ भी आता है, अगर 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में कुछ भी पूछता है तो आप लोग उसको मिस ना करके आएगा फ्रेंड्स, उसको अपना 100% लिख के आइएगा जो भी आपको पता रहेगा। अब बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब देखो सभी को पता है कि बैक्टीरिया हमारी ये माइक्रोस्कोपिक होती है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें जो सेल्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक मतलब ये है कि इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। जब तक हम माइक्रोस्कोप का हेल्प नहीं लेंगे तब तक हम बैक्टीरिया को देख नहीं पाएंगे। सेकंड पॉइंट की बात करें, दे आर प्रोकैरियोटिक। ये जो हमारी बैक्टीरिया होती है ये प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है, मीनिंग दे डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर फाउंड एवरीवेयर। अब ओवरऑल देखा जाए तो बैक्टीरिया हमारी चारों तरफ पाई जाती है, जैसे कि हमारे सॉइल में, वाटर में, एयर में, और इनसाइड लिविंग थिंग्स, हम और आपके अंदर भी बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सम बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड सम ऑफ हार्मफुल फॉर अस। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होती हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होती है, कौन सी हार्मफुल होती हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, कुछ ये एरिकोबैक्टीरिया है जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया जानी जाती हैं, और यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया जो प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको बताना था ना बैक्टीरिया का, यहाँ पे आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ऑन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक व्यू इट लुक लाइक ए स्मॉल कैप्सूल। आप जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करके बैक्टीरिया को देखोगे तो ये कैप्सूल की तरह आपको फिगर दिखाई देगा, और वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन का आज यहाँ पे सोल्यूशन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे जो रेड वाली लेयर दिख रही होगी इसको हम लोग बोलते हैं
कैप्सूल, और उसके बाद सेकंड वाली लेयर को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड वाले को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसमें हमारे साइटोप्लाज्म फिल हुए होते हैं। और ये आपके न्यूक्लियाइड दिख रहे हैं, और ये ऊपर ऊपर ये जो आपको दिख रहे हैं सब, इसको हम लोग बोलते हैं पिलाई बोलते हैं। और ये जो इसकी पूंछ टाइप का है इसको फ्लैजेलम बोलते हैं, और इसमें राइबोसोम हमारा प्रेजेंट होता है, और ये सब इसके प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी हमारी एक सेल है, और ओवरऑल देखा जाए तो सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वही सेम ऑर्गेनल्स लगभग आपके बैक्टीरिया में भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन सेंस लगा के आप लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जरूर याद करके जाइएगा, और अच्छे से अच्छा मार्क्स भी आप गेन कर सको, मैं तो यही आपसे उम्मीद रखता हूं। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट में अब हम इसके देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। पार्ट्स का मतलब ये है कि बैक्टीरिया में कौन कौन से मतलब ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व हैं, कभी कभी ये भी पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको कवर करने जा रहा हूं, और ज्यादातर इसमें से आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया में जैसे कैप्सूल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फ्लैजिलम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियाइड्स है, इंक्लूजन बॉडी है, मीसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, पिलाई है। इतना चीजें हो गया। अब अगर इसी में से कोई 1-2 नंबर में पूछ लेता है तो फ्रेंड्स आप लोग मैं कवर कराने जा रहा हूं, मेरी गारंटी अगर आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं जाएगा। ठीक है, अब कैप्सूल्स की बात कर लेते हैं। कैप्सूल क्या होता है? एक कैप्सूल इज अ थिक जेली लाइक आउटर कवरिंग फाउंड आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया के बाहरी परत पे जो पाए जाते हैं एक थिक और जेली लाइक होते हैं, और बैक्टीरिया के बाहर से ये कवर किए रहते हैं। इसके पहले आप लोगों ने फिगर में जरूर देखा होगा। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन। ये पॉलीसैकेराइड या प्रोटीन के बने होते हैं। इट हेल्प द बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अब ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को स्वयं से बचाने का हेल्प भी करते हैं। अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें तो 98% वाटर और 2% ग्लाइको प्रोटीन इसमें पाया जाता है। इट केज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, और यही हमारी ह्यूमन बॉडी में डिजीज भी केज करते हैं। इट हेल्प द अटैचमेंट एंड रिपल्सन विथ ईच अदर, और यही हेल्प करते हैं अटैचमेंट और रिपल्सन एक दूसरे बैक्टीरिया से। ठीक है, अब कैप्सूल आपका क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं सेल वॉल का। अब देखो इसमें सेल वॉल क्या करता है। द सेल वॉल इज रिजिड एंड टफ इन नेचर। सेल वॉल जो हमारा होता है रिजिड और टफ होता है नेचर में। इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बस्टिंग। अब देखो क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट भी करता है ताकि उसकी बस्टिंग ना हो पाए। एंड थर्ड की बात करें, इट मेंटेन द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के शेप को भी ये मेंटेन करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज मेनली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, और यह मेनली बना होता है हमारा पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। एंड नेक्स्ट की बात करें, द थिकनेस ऑफ द वॉल हेल्प्स टू क्लासिफाई बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। और जो ये मतलब बैक्टीरिया की जो थिकनेस होती है, मतलब वॉल की जो थिकनेस होती है, यही आइडेंटिफाई करती है कि ये बैक्टीरिया आपकी ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है। अगर ग्राम पॉजिटिव रहेगी तो उसका जो थिकनेस होता है 20 to 80 nm रहेगा, और ग्राम निगेटिव अगर है तो 7 to 8 nm रहेगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग पहचान जाते हैं कि हमारी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है। अब सेल मेम्ब्रेन की हम लोग बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन मतलब थिन लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये थिन लेयर पाए जाते हैं। मेड अप विथ फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर के बने होते हैं। इट एक्ट एज एन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें, द साइटोप्लाज्म इज ए सेमी फ्लूइड। ये सेमी फ्लूइड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट कंटेन वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, साल्ट एंड न्यूट्रिएंट। इसके अंदर हमारे वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, साल्ट और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इंक्लूजन बॉडी की बात कर लें तो इंक्लूजन बॉडीज आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। दे स्टोर फूड मटेरियल सच एज ग्लाइकोजन, फास्फेट, ईटीसी। ये क्या करते हैं, ये मतलब फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जैसा कि ग्लाइकोजन और फास्फेट, ये सब हमारे फूड मटेरियल होते हैं जिसको हमारे इंक्लूजन बॉडी स्टोर करके रखती है। मीसोसोम्स की बात करें, इट इज स्लाइटली इनसाइड द सेल वॉल। अब देखो क्या है, ये स्लाइटली मतलब सेल वॉल के अंदर होते हैं, थोड़े से सेल वॉल के अंदर होते हैं। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। इट हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और यह हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प भी करता है। अब देखो लास्ट वाला फ्लैजिलम की बात कर लेते हैं। द फ्लैजिलम इज थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल वॉल। अब बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर ये पाए जाते हैं, और इट हेल्प इन बैक्टीरियल लोकोमोशन, मतलब मूवमेंट, बैक्टीरिया के मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन, और ये जो फ्लैजिलम हमारा होता है ये प्रोटीन का बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलिन। ठीक है, और अब आपके क्वेश्चन में अल्ट्रा स्ट्रक्चर तो हो गया हमारा बहुत ही डीप में। अब अगर इसके बैक्टीरिया के पार्ट भी पूछते हैं तो आप लोग कवर
तो हो ही गया। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का क्या होता है, अब आप लोग उसको देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बैक्टीरिया को हम लोग ये क्लासिफिकेशन देखेंगे, ट्रू बैक्टीरिया और स्यूडो या फाल्स बैक्टीरिया, इसकी क्लासिफिकेशन की गई, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया हमारा स्फेरिकल या रॉड रहेगा और स्यूडो या फाल्स बैक्टीरिया में ये सारी चीजें रहेंगी। अब स्फेरिकल और रॉड में देखो, स्फेरिकल का मतलब हमारा होता है ओवल या गोलाकार, ठीक है, और रॉड का मतलब होता है एक रॉड की तरह, जो कि बैसिलस इसको बोलेंगे, इसको कोकाई या कोकस बोलेंगे। इसमें आपका क्लासिफिकेशन रहेगा मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सैरसिनोकोकस, स्टैफिलोकोकस। और बैसिलस में मोनोबैसिलस, डाइप्लोबैसिलस, टेट्राबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, सार्सिनोबैसिलस, स्टैफिलोबैसिलस, ठीक है। अब यहाँ पे मोनो का मतलब सिंगल, तो सिंगल सर्कल बना दो, डिप्लो का मतलब 2 बना दो, टेट्रा का मतलब 4 बनाना है, स्ट्रेप्टो का मतलब आपको यहाँ पे चैन के फॉर्म में रहेंगे वही सर्कल, सर्सिनोकोकस में जैसे वही क्या है क्यूब के फॉर्म में रहेंगे, स्टैफिलोकोकस का मतलब अंगूर के गुच्छे की तरह रहेंगे। और सेम यही पे आपको यही प्रक्रिया इस रॉड में कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे करना है। बस मोनो है तो सिंगल रॉड, डाई है तो डबल रॉड, टेट्राबैसिलस तो 4 रॉड, स्टैफिलो है तो चैन के फॉर्म में, सार्सिनो है तो क्यूब के फॉर्म में, स्टैफिलो है तो अंगूर के गुच्छे के फॉर्म में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्यूडो या फाल्स बैक्टीरिया, जिसमें एक्टिनोमाइसिटीज है, स्पाइरोचेट्स है, माइकोप्लाज्म है, रिकेट्सी है और इसके बाद चेलमाइडी है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जैसा कि ओवरव्यू आप जान ही गए होंगे। अब ट्रू बैक्टीरिया हमारी क्या होती है, दीज आर रियल बैक्टीरिया एंड दियर शेप एज सेम एज बैक्टीरिया, ये हमारी रियल बैक्टीरिया होती हैं और अगर इनका देखा जाए तो शेप क्या है, एकदम सेम बैक्टीरिया की तरह ही होता है। और इसमें हमारा कोकी या कोकस फॉर्म में था ना, तो दीज आर स्फेरिकल और ओवल शेप्ड, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड, ये स्फेरिकल या ओवल शेप के होते हैं, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है वही आपका मोनो, डाइप्लो, टेट्रा, स्ट्रेप्टो, सार्सिनो और स्टैफिलो में। अब मोनो का मतलब होता है इन विच कोकाई सिंगल फॉर्म, इसमें जो कोकाई होता है वो सिंगल फॉर्म में रहेगा, डिप्लो में हमारा पेयर में रहेगा, और टेट्रा में हमारा ग्रुप ऑफ 4 मतलब 4 रहेंगे, और स्टैफिलो में हमारा कोकाई ना चैन फॉर्म, जो हमारा कोकाई होता है वो चैन फॉर्म में रहेगा। सार्सिनो में हमारा ग्रुप ऑफ 8 आर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, या तो 8 ग्रुप रहेंगे या तो क्यूब की तरह रहेगा। स्टैफिलो में हमारा कोकाइन ग्रेप्स लाइक क्लस्टर, क्लस्टर मतलब झुंड की तरह या तो अंगूर के गुच्छे की तरह ये रहेंगे। अब बैसिलस की बात करें, दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड। अब देखो रॉड शेप बैक्टीरिया होती है, इनको और भी क्लासिफाई किया गया है, यही है मोनो, डिप्लो, टेट्रा, स्ट्रेप्टो, यही सेम फ्रेंड्स है। केवल आपको क्या करना है, जो बैक्टीरिया का फिगर बनाना है वो रॉड शेप्ड कर देना है, और सॉरी फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में देख ले हैं, तो यहाँ पे आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग को दिख ही रहा है कैसे बना, यहाँ पे क्यूब शेप है, यहाँ पे ग्रेप शेप है, ठीक है। अब फाल्स बैक्टीरिया की बात करें तो दीज आर दोज बैक्टीरिया विच आर एक्चुअली, ये बैक्टीरिया एक्चुअल में तो बैक्टीरिया होती हैं बट दियर शेप इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, लेकिन उनका अगर शेप देखा जाए तो बैक्टीरिया के जैसा नहीं दिखाई देता, इसलिए इसको फाल्स बैक्टीरिया नाम रखा गया है। अब सबसे पहले हम बात करें तो एक्टिनोमाइसिटीज का। एक्टिनोमाइसिटीज आर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट लुक लाइक फंगी। अब ये एक स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया तो होती है लेकिन फंजाई की तरह दिखती हैं, बिकॉज दे फ्रॉम ब्रांचिंग फिलामेंट, क्योंकि इनका जो फिलामेंट होता है ये ब्रांच की तरह होता है, मतलब धागे की तरह, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। अब नीचे आपको इसका फिगर दिख रहा होगा। अब स्पाइरोचेट्स की बात करते हैं। स्पाइरोचेट्स आर थिन लॉन्ग स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ये थिन और लॉन्ग और स्पाइरल शेप्ड की बैक्टीरिया होती हैं दैट मूव बाय ट्विस्टिंग देयर बॉडी लाइक ए कॉर्क स्क्रू। अब जब ये चलती है तो अपने बॉडी को थोड़ा सा जकड़ के ऐठ के चलते हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज ग्राम नेगेटिव, और ये क्या है ग्राम नेगेटिव में पाई जाती हैं ज्यादातर, और ये इसका फिगर हुआ, ठीक है। एंड अब हम लोग नेक्स्ट में बात करें माइकोप्लाज्म का। माइकोप्लाज्म दीज आर ओवल शेप्ड, इनका जो शेप्ड होता है ओवल शेप्ड में होता है, एंड इट हैव नो सेल वॉल, और इसमें कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इट इज वेरी स्मॉल बैक्टीरिया इन साइज, अगर देखा जाए साइज में तो बहुत छोटे होते हैं। इट लुक लाइक ए वायरस, और ये वायरस की तरह दिखते हैं। सेल मेम्ब्रेन नॉट डेवलप, इसमें सेल मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है। सम ऑर्गेनल्स एंड डीएनए प्रेजेंट, इसमें कुछ ऑर्गेनल्स और डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। केज डिजीज इन एनिमल्स, और यही क्या करते हैं एनिमल्स में डिजीज करवाने के वजह हो जाते हैं, ठीक है। अब रिकेट्सिया की बात हम लोग कर लेते हैं। These are look like as filament,
इन विच नो ब्रांच एंड नो चैन प्रेजेंट। ये फिलामेंट की तरह तो दिखते हैं लेकिन इनमें ना तो कोई ब्रांच होती है ना कोई चैन होती है। दीज आर नॉन मोर्टाइल, मतलब इनमें कोई मोशन भी नहीं होता है। बेसिकली इट इज ग्राम नेगेटिव, और ज्यादातर ये ग्राम नेगेटिव में होते हैं। अब क्लेमाइडी की बात करें, दीज आर ओवल इन शेप, ये शेप में क्या है, ओवल होंगे, और पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन इट। पेप्टाइडोग्लाइकॉन और प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इन ह्यूमन, और ये हम लोगों में डिजीज करवाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग फैक्टर बता देना है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को, मतलब अगर देखा जाए तो उसमें मतलब ये अपना रोल प्ले करते हैं या तो उसके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ, यही है ना। तो इसमें से दीज आर मेनी फिजिकल कंडीशन इन विच एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, जैसे कि इसमें टेम्परेचर है, ठीक है। तो ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द बेस्ट ग्रोथ। अब देखो अलग अलग जो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। बेस्ड ऑन टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई है। अब देखो क्या है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको क्लासिफाई किया गया है। टाइप ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है साइक्रोफाइल्स जो हमारे 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, मीसोफाइल्स का 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्मोफाइल्स का 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइपर थर्मोफाइल्स का 80 से एबव रहेंगे, ठीक है। अब हम पहला हो गया। सेकंड, अब हम पीएच की बात कर लेते हैं। तो मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट पीएच 6.5 टू 7.5, मतलब न्यूट्रल के नियर पे रहेगा तो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। फंजाई प्रीफर एसिडिक पीएच। अब वहीं अगर फंजाई की बात करें तो वह एसिडिक मीडियम में अच्छे से ग्रो करता है। और एल्कली फाइल्स कैन ग्रो एट पीएच 8 टू 11, और जो एल्कली फाइव होते हैं ये हमारे लगभग 8 से 11 के पीएच में ग्रो कर पाते हैं। अब हम इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, तो मतलब टाइप इधर है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इधर है। टाइप एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक है, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायर ऑक्सीजन, ग्रो विदाउट ऑक्सीजन, ग्रो विदाउट और विदाउट ऑक्सीजन। अब इसमें देखो क्या है, एरोबिक जो हमारे होते हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए। एनारोबिक क्या है, बिना ऑक्सीजन के ये ग्रो करेंगे। फैकल्टेटिव एनारोबिक क्या है, ग्रो विथ और विदाउट, इनको अगर मिल भी गए तब भी ग्रो करेंगे, नहीं मिलेगा तो तब भी ग्रो करेंगे ठीक है। एंड अब हम आप नेक्स्ट में फिर देखते हैं कि मॉइस्चर इसमें कैसे इफेक्ट करता है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड सेल मेटाबॉलिज्म। वाटर हमारा बहुत ही जरूरी होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए और सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सफिशिएंट मॉइस्चर। अगर सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं है तो माइक्रोब्स आपका ग्रो नहीं करेगा, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो प्रॉपर साल्ट कंसेंट्रेशन हमको जरूरी होता है अगर माइक्रोब्स की ग्रो करवाना है। टू मच साल्ट और शुगर केजेज प्लाज्मोलाइसिस, अगर आप ज्यादा शुगर या साल्ट ले रहे हैं तो सेल का श्रिंकेज भी होना स्टार्ट हो जाता है। अब लाइट की बात करें तो सम बैक्टीरिया मतलब फोटोसिंथेटिक नीड लाइट। कुछ बैक्टीरिया हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए लाइट की जरूरत होती है। अदर्स आर लाइट सेंसिटिव एंड ग्रो इन अ डार्क, और कुछ हमारी लाइट सेंसिटिव होती हैं जो कि अंधेरे में भी ग्रो करती हैं। प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल माइक्रोब्स ग्रो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ हमारे नॉर्मल होते हैं माइक्रोब जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ग्रो करते हैं। सम डीप सी बैक्टीरिया ग्रो एट हाई प्रेशर, और कुछ हमारी डीप सी बैक्टीरिया होती हैं जिनको ग्रो करवाने के लिए हाई प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। एंड अब हम लोग इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि डिस्क्राइब बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व विथ ऑल फेज। अब आपको क्या बताना है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व बताना है, और जितने भी फेज होते हैं सबको फेज को भी यहाँ पे डिटेल में करना है। तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व आपको दिख रहा होगा। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व सबसे पहले हम जानेंगे ये क्या होता है। व्हेन ए ग्राफ प्लॉट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज इज कॉल्ड ग्रोथ कर्व। जब हम लोग कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ और टाइम फेज के इंटरवल पे तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ कर्व। द रिजल्टिंग कर्व हैज 4 डिस्टिंक्ट फेज। अब जो कर्व आपका बन रहा है वो 4 फेज में बनेगा, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन या डेथ फेज। अब हम एक एक को फेज को मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे इस फिगर में दिखा देता हूँ। ये आपका ग्रोथ फेज है ना, बैक्टीरिया का ग्रोथ फेज है। अब इधर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इधर हो रहा है और टाइम आपका इधर दिख रहा होगा। अब देखो ये लैग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी फेज है, डेथ फेज है। अब आप पहले यहीं पे अगर समझ लोगे ना तो अभी अंदर आपको आसानी हो जाएगी। लैग फेज में यह होता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे स्टार्ट होती है कि हाँ भाई अब हमें ग्रो करना है, इसको पूरा मीडियम कल्चर मीडिया पूरा फुल्ली तैयार हो जाता है और बैक्टीरिया धीरे धीरे कहीं 1-2 बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट होंगे।
और लॉग फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया थोड़ा सा तेजी से ग्रो करेंगी, ठीक है, थोड़ा तेजी से ग्रो करेंगी, आएंगी यहाँ पे। स्टेशनरी फेज पे क्या होगा कि बैक्टीरिया स्टेबल हो जाएंगी, मतलब जितना न्यूट्रिएंट्स दिया गया है उतने बैक्टीरिया ग्रो होंगी, उससे ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। एंड धीरे धीरे डेथ फेज में आएंगी, न्यूट्रिएंट्स खत्म होगा, बैक्टीरिया मरते जाएंगे, ये इसका डेथ फेज मतलब डिक्लाइन फेज है, ठीक है। तो आई होप कि 4 फेज आप लोगों ने समझा। लैग फेज में बैक्टीरिया का स्टार्टअप है और लॉग फेज में बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, स्टेशनरी फेज पे बैक्टीरिया स्टेबल हो जाती है उसका ग्रोथ, और डेथ फेज में धीरे धीरे उसका ग्रोथ कम होने लगता है। यही हमारा ग्रोथ कर्व है। अगर आप इसको समझ गए तो बना के अपने आप से भी आपके अपने एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आपका वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसकी थ्योरी को बताते हैं कि लैग फेज में आपको लिखना क्या है। बैक्टीरिया आर गेटिंग यूज्ड टू द न्यू एनवायरनमेंट। अब देखो क्या है, बैक्टीरिया को चाहिए नया इन्वायरमेंट। इन दिस फेज नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इस फेज में बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है, बट स्टार्टअप जरूर होता है, ठीक है। नो इंक्रीज इन नंबर, नंबर में नहीं, बट सेल्स आर एक्टिव। लेकिन सेल्स क्या है, एकदम उत्तेजित हो जाते हैं कि अब हमें बढ़ना चाहिए। एंड मेकिंग एंजाइम एंड प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, वहां पे एंजाइम बन जाती है और डिवीजन के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। अब लॉग फेज की बात करें, लॉग फेज में देखो क्या होता है, इन दिस फेज देयर आर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इस फेज में क्या है, बैक्टीरिया का ज्यादातर ग्रोथ होता है, बिकॉज आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस फास्ट रेट एंड बैक्टीरिया इंक्रीज। अब यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी आपको बताया कि बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगता है, ठीक है। बैक्टीरिया का रेट भी बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा, बैक्टीरिया भी बढ़ेगी, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देयर आर न्यूट्रिशन आर मोर देन द बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया से ज्यादा न्यूट्रिशन रहेगा, सो बैक्टीरिया ग्रो मैक्सिमम, इसीलिए बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो कर पाती है। आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेशनरी फेज का। स्टेशनरी फेज का मतलब स्टेबल फेज, ऐसा जानो, ठीक है। इन दिस फेज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्टॉप, इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप होता है। एंड इट में बी स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी मतलब स्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज नंबर ऑफ बर्थ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जितना वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उतना ही मर रहे हैं, मतलब डेथ रेट और क्या बोला जाता है, एक हमारा डेथ रेट होता है, और फ्रेंड्स एक मैं भूल रहा हूं तो उसको आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझको भी याद आए। ये दोनों रेट यहाँ पे बराबर हो जा रहे हैं, मतलब हिंदी में बता दूं तो मृत्यु दर और जन्म दर, ठीक है, दोनों बराबर हो जाते हैं यहाँ पे। एंड इट इज जस्ट हैपन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन मीडियम। अब देखो क्या है, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन मीडियम कम हो जाता है। जैसा कि अगर जैसे 5 बैक्टीरिया को यहाँ पे अगर ग्रो करवाना है, तो अगर खाना हम 4 को दे रहे हैं, खाना हम 4 को ही दे रहे हैं, तो 4 ही ग्रो करेगा, एक मर जाएगा। तो क्या होता है कि 4 ही ग्रो करेंगे, बाकी और सब मरते जाएंगे। जब बैक्टीरिया को खाना मिलेगा नहीं तो वो ग्रो नहीं होगा, बात वही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे। अब डिक्लाइन फेज की बात करें, डिक्लाइन फेज में मतलब डेथ रेट है, आल्सो नोन एज डेथ फेज, यहाँ पे लिखा भी गया है, ये डेथ फेज होता है। इन दिस फेज बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, इसमें बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज मोर देन न्यूट्रिशन मीडिया। अब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशन मीडिया से ज्यादा तो बैक्टीरिया हो जाएंगी, मतलब जाहिर सी बात जब भूखमरी या खाने का अकाल पड़ेगा तो लोग वहां पे मरेंगे ही, तो बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगी, और न्यूट्रिशन मीडिया जब कम हो जाएगा तो यार तो बैक्टीरिया मरना लगेंगे। सो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो मतलब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होगी तो बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमारा लास्ट में डिक्लाइन फेज था। एंड अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वह है 5th वाला, राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 में, और यूनिट नंबर 2 में हमारा क्या है, स्टेनिंग है, और वह स्टेनिंग आपका है एसिड फास्ट स्टेनिंग, और ये बेसिकली 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो एसिड फास्ट स्टेनिंग हमारी क्या होती है। द मेन एम ऑफ दिस स्टेनिंग इज टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू एसिड फास्ट ग्रुप एंड नॉन एसिड फास्ट ग्रुप। कुछ बैक्टीरिया हमारे एसिड फास्ट ग्रुप के होते हैं और कुछ नॉन एसिड फास्ट ग्रुप के होते हैं, दोनों को अलग करने के लिए हम लोग एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय जील एंड लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय नेल्सन। इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किए थे जीएल ने और बाद में उसको मॉडिफाई किया नेल्सन ने, ठीक है, दोनों साइंटिस्ट थे, ठीक। एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ए स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बैक्टीरिया मेनली माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। अब देखो कुछ बैक्टीरिया हमारी माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज की होती हैं जो कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया होती हैं, उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग किया गया, ठीक है। दीज बैक्टीरिया हैव अ हाई लिपिड कंटेंट इन दियर सेल वॉल। सेल वॉल में
हाई लिपिड कंटेंट होते हैं इस तरह के बैक्टीरिया में। इन दिस टेक्निक कार्बन फ्यूजन डाई इज यूज, इस टेक्निक में हम लोग कार्बन फ्यूजन डाई यूज करते हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, मतलब सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ए माइक्रोबियल टेक्निक यूज टू डिफरेंशिएट एसिड फास्ट बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर यहाँ पे बैक्टीरिया को अलग अलग किया जाता है, ये एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट को, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिस स्टेनिंग मेथड रिलाइज on the property of certain bacteria to resist decolorization by acid alcohol due to unique composition of their cell wall। अब देखो एसिड अल्कोहल के अटैक की वजह से उनका जो सेल वॉल होता है वो यूनिक कंपोजिशन का होता है, इसलिए क्या है वहां पे आपको ये अलग भी दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप अपने लैब में तो जरूर किए होंगे अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो प्रोसीजर की बात कर लें तो सबसे पहले प्रिपेयर बैक्टीरियल स्मीयर ऑन स्लाइड। सबसे पहले अपने स्लाइड पे हम लोग बैक्टीरिया का एक कल्चर मीडिया, मतलब बैक्टीरिया अपने स्लाइड पे रख लेंगे, ठीक है। एंड ड्राई एंड हीट फिक्स द स्मीयर, और ड्राई करेंगे उसको, उसके बाद क्या है हीट फिक्स द स्मीयर, थोड़ा सा उसको स्मीयर को हीट कर लेंगे, ठीक है। ऐड कार्बन फ्यूजन स्टेन, और कार्बन फ्यूजन डाई यूज कर देंगे वहां पे। हीट जेनेटली फॉर 3 to 5 मिनट, और उसको 3 से 5 मिनट तक गर्म करेंगे। कूल द स्लाइड, अब उस स्लाइड को जो आप गर्म किए उसको ठंडा करेंगे। एंड वॉश विथ वाटर, और पानी के साथ उसको धो लेंगे। डी कलराइज विथ एसिड एल्कोहल, एसिड एल्कोहल डाल के उसको डीकलराइज करेंगे। उसके बाद वाटर से उसको धो लेंगे। एंड काउंटर स्टेन, मतलब मेथिलीन ब्लू का यूज करेंगे वहां, सॉरी ऐड काउंटर स्टेन मतलब मेथिलीन ब्लू यूज करिएगा। वॉश विथ वाटर एंड एयर ड्राई, फिर पानी के साथ उसको धुलिएगा और हवा में सुखवाइएगा। तब माइक्रोस्कोप के नीचे आप लोग उसको ऑब्जर्व करिएगा, आपको एक्चुअल में रिजल्ट क्या आएगा वो आप ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। इफ बैक्टीरिया गिव रेड या पिंक कलर, अगर बैक्टीरिया आपकी रेड या पिंक कलर की आती है तो वह एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। अगर वह बैक्टीरिया आपकी ब्लू कलर की आती है तो नॉन एसिड फास्ट है, ठीक है। तो आई होप आपका ऑब्जर्वेशन भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपका सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। एंड अब हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन में हमारा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। अब देखो क्या है, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और यूज इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th क्लियर हुआ। अब हम 6 की बात करते हैं। 6 हमारा है गिव द प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में जो भी यहाँ पे ये इक्विपमेंट आएंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, तो मॉइस्ट हीट इज मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। एक आप इसके पहले अगर हमारे साथ सिलेबस कवर किए होंगे तो मैं वहां पे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन भी पढ़ाया था, तो उससे ज्यादा इफेक्टिव हमारे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होते हैं। मॉइस्ट का मतलब ही होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वाटर वगैरह जरूर ऐड होंगे स्टेरिलाइजेशन के समय। इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, उनमें जो एंजाइम और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उन पे इफेक्ट करते हैं डायरेक्ट, ये इस तरह के स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। इट इज मोर एंड इफेक्टिव देन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, फिर वही बात है कि ये जो है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन डिवाइड इनटू 3 फॉर्म, इसको 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। पहला तो टेम्परेचर बिलो रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस कंडीशन को पॉस्चराइजेशन बोलेंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा है, सॉरी टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसको बॉइलिंग बोलेंगे, और टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से अबव है तो ऑटोक्लेविंग बोलेंगे। अब यही ऑटोक्लेव आपको डिटेल में पढ़ना है, और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रोसीजर ऑफ ऑटोक्लेव, ठीक है। तो आप लोग डाइवर्ट ना होइएगा, मैं सारा डाउट आपका क्लियर ही कर रहा हूँ। ऑटोक्लेव का आप प्रिंसिपल आप लोग जानो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल स्टीम एट अ हाई प्रेशर। जैसा कि आप लोग अगर रूम रह के बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे तो कुकर में खाना जरूर बनाए होंगे। अब कुकर में जब स्टीम बनती है ना तो सेम उसी प्रिंसिपल पे हमारा ऑटोक्लेव वर्क करता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम एट अ हाई प्रेशर, स्टीम जब हमारे हाई प्रेशर से बनता है उसी पे ये पूरा वर्क करता है।
द हाई प्रेशर इज यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। अब देखो जब हाई प्रेशर बन जाता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर स्पोर्स भी है तो वो भी किल हो जाते हैं। इट इज द बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, और यह बहुत ही बेस्ट और वाइडली मेथड है जो कि यूज किया जाता है हमको स्टेरिलाइजेशन में। ठीक है, अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये ऑटोक्लेव आप लोग अपने लैब में देखे हैं कि नहीं। जितने भी स्टूडेंट देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो यस ऑटोक्लेव का कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं या तो मतलब थोड़ा सा घटिया कॉलेज से पढ़ रहे हैं। क्योंकि यार कॉलेज तो हर कोई अच्छा होता है, बट वहाँ पे लैब कराने वाले कोई नहीं होते हैं, हमें जहाँ तक ये लगता है। ठीक है, कॉलेज वाले जो मैनेजर होते हैं हर एक चीज़ की व्यवस्था किए रहते हैं, बट वहाँ की फैकल्टी जो है मतलब कुछ जल्दी कराना नहीं चाहते हैं, हमको तो ऐसा ही लगता है। ठीक है, बाकी जो आपकी वो है पोल है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं हमें। अब देखो कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल सिलेंडर ऑफ गन मेटल और स्टेनलेस स्टील इन ए सपोर्टिंग फ्रेम और केस। अब देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल सिलेंडर ऑफ गन मेटल और स्टेनलेस स्टील या गन मेटल का एक वर्टिकल सिलेंडर होता है और उसमें एक सपोर्टिंग फ्रेम भी लगा होता है। ठीक है, एंड अब इसमें देखो क्या है इसके कंस्ट्रक्शन में, वेसल्स या प्रेशर चैम्बर। सबसे पहले वेसल्स होते हैं या तो प्रेशर चैम्बर होंगे। द वेसल्स इज मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील। ये जो वेसल्स होते हैं ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। द इनर चैम्बर इज प्रोटेक्टेड बाय आउटर जैकेट। जो इनर चैम्बर होता है आउटर जैकेट से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। द इनर चैम्बर इज द प्लेस वेयर वी कीप द ऑटोक्लेव मेटल फॉर स्टेरिलाइजेशन। और इनर चैम्बर में ही हम लोग रखते हैं जिस मटेरियल को हमें स्टेरिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, द साइज ऑफ द चैम्बर वेरीज। अब देखो चैम्बर की जो साइज है वो विभिन्न तरीके की होती है, अलग अलग तरीके की होती है। एंड सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द मोटिव ऑफ यूज। हम लोग उसी के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करते हैं जो हमको यूज करना रहता है। ठीक है, सेकंड में बात करें लीड या डोर। द वेसल्स माउथ इज कवर्ड बाय द लीड आर डोर। जो वेसल्स होते हैं मतलब वेसल्स के माउथ जो होते हैं उनको हम लोग लीड या डोर से कवर कर देते हैं। इट इज आल्सो मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील। वो भी क्या हमारे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। द लीड इज टाइटली क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ एयर टाइट स्क्रू। एयर टाइट स्क्रू की हेल्प से जो लीड होती है इसको हम लोग टाइटली बंद कर देते हैं, मतलब अच्छे तरीके से, ताकि थोड़ा बहुत भी गैस वहां पे ना निकल सके। ठीक है, एंड अब हम आगे देखते हैं प्रेशर गेज। अब इसमें प्रेशर गेज हमारा क्या करता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीड। ये लीड के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट इज वाइटल पार्ट, ये वाइटल पार्ट होता है बिकॉज इट अलाउ अस टू विजुअली सी द राइज ऑफ प्रेशर। यही तो हमें दिखाता है कि प्रेशर कितना राइज हो रहा है, मतलब कितना अप हो रहा है। एंड अलर्ट फॉर एनी फोर्थ कमिंग माइसेप हेंस इट एंश्योर द सेफ्टी। मतलब कोई भी खतरा ना हो ये बता देता है हमें। ठीक है, प्रेशर रिलीजिंग यूनिट क्या होती है, जैसे हमारे कुकर में होती है ना सीटी, तो वही प्रेशर रिलीजिंग यूनिट होती है। द विसल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ द लीड। लीड के ऊपर हमारी एक विसल मतलब सीटी प्रेजेंट होती है जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर, जैसे हमारे प्रेशर कुकर में होता है। ठीक है, फिर तक की बात करें तो सेफ्टी वाल्व क्या है, इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीड। लीड के ऊपर भी हमारा सेफ्टी वाल्व प्रेजेंट होता है। हीटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटर इज प्लेस्ड बीनीथ द चैम्बर। अब नीचे हमारा इलेक्ट्रिक हीटर होता है जो कि पूरे असेंबली को ये हीट करता है। ठीक है, अब आपको ये इसका फिगर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको देखो ये हीटर लगा है, मतलब हीटिंग एलिमेंट ये है जो कि पूरे असेंबली को गर्म करेगा। और नीचे हमारा वाटर भरा रहेगा और ये परफोरेटेड ट्रे है जहाँ पे हम अपने सामान को रखेंगे स्टेरिलाइजेशन के लिए। अब ऊपर देखो डिस्चार्ज टिप यहाँ पे लगेगा, सेफ्टी वाल्व रहेगा, प्रेशर गेज रहेगा। आप लोग अपने लैब में जाइएगा तो एक बार ऑटोक्लेव को जरूर देखिएगा, तो वहां पे आपका अच्छा डाउट क्लियर होगा। बाकी अब जाने का टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख के बाकी जैसा भी होगा फिगर आप लोग अच्छे से बनाइएगा। एंड अब हम इसको प्रोसीजर को देख लेते हैं। प्रोसीजर का मतलब जैसे आप लोग लैब में गए तो ऑटोक्लेविंग करेंगे कैसे। ठीक है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्लेस इनसाइड द ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में पहले हमें क्या करना होता है, सफिशियंट अमाउंट पानी को भर लेना होता है। पैक द मटेरियल प्रॉपरली बिफोर पुटिंग इनसाइड द ऑटोक्लेव फॉर स्टेरिलाइजेशन। और स्टेरिलाइजेशन मशीन में मतलब स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव में रखने के लिए जो भी आप मटेरियल लाए हैं सबसे पहले उसको अच्छे तरीके से पैक कर लेना है। ठीक है, The steam outlet is kept open till air from inside autoclave has been evacuated and then close the steam outlet। ठीक है, सबसे पहले जो अंदर की स्टीम बनी उसको बाहर करो, फिर अच्छे से उसको पैक करना है आपको। The pressure is allowed to remain at 15 lbs per square inch for 15 to 30 minutes is done by controlling the steam। 15 से 30 मिनट तक आपको क्या है उस कंट्रोल स्टीम को कंट्रोल किए रखना है। नाउ ऑफ द प्लग लीव द ऑटोक्लेव फॉर कूलिंग डाउन। प्लग को हटा दो, मतलब स्विच को ऑफ कर दो और
कूल कर ऑटोक्लेव को कूल होने के लिए छोड़ दो। एंड दस द प्रेशर इज डाउन टू 0 मार्क, और प्रेशर धीरे धीरे आपका 0 मार्क पे आ जाएगा। देन ओपन द लिड, उसके बाद ऊपर का ढक्कन आपको खोल देना है। एंड टेक आउट द मटेरियल, और मटेरियल को आपको ले लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह हमारा स्टेरिलाइजेशन होता है, मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन, जिसमें ऑटोक्लेव होता है। ठीक है, एंड अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स को, सॉरी फ्रेंड, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन को इवोल्यूशन करने के लिए स्टेरिलिटी इंडिकेटर को हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इफिकेसी भी इसमें आ जाती है, और बाकी स्टेरिलिटी इंडिकेटर भी हम अभी जस्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इफिकेसी का, तो इवोल्यूशन ऑफ द इफिशियंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड, पहले हम इसको बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो टू चेक द एबिलिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस फॉर किलिंग बैक्टीरिया एंड फाइनली एंश्योर दैट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि फाइनली हमारी बैक्टीरिया अच्छे से किल हो गई है कि नहीं, यही हम इसमें चेक करते हैं। तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय 3 वैल्यू, इसको हम लोग 3 वैल्यू से डिटरमाइन कर पाते हैं, डी वैल्यू, जेड वैल्यू और एफ वैल्यू। ठीक है, 3 वैल्यूज हम इसको आसानी से फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम डी वैल्यू की बात करें। डी वैल्यू का मतलब होता है डेसिमल रिडक्शन टाइम, तो टाइम इन मिनट्स एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय 90% वेरिएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डी वैल्यू। अब जो टाइम यहाँ पे आपको मिनट में मिलेगा, और किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे 1 मिनट में आप कितनी बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डी वैल्यू। अब यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इधर है, मतलब ग्राफ दिख रहा होगा, और इधर टाइम है, ऊपर वाई एक्सिस है, इधर आपका एक्स एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ कर रही है, इधर हमारा टाइम है, मिनट में है। तो अगर देखा जाए तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 5 बैक्टीरिया घटने में हमको 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, 10 से 15 के बीच में 5 मिनट लग रहा है ना, तो यही हमारी डी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको डी वैल्यू क्लियर हुआ होगा। इफ द वैल्यू ऑफ डी डिक्रीजेज, मतलब अगर डी की वैल्यू घट रही है, देन इफिशियंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन वेरी इफेक्टिव, तो जो स्टेरिलाइजेशन की इफिशियंसी बहुत ही इफेक्टिव है। बिकॉज डी वैल्यू इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डी वैल्यू में पता चल रहा है कि कितना टाइम आपने लिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो इट इज लेस टाइम, अगर ये कम समय है तो कम समय में ज्यादा बैक्टीरिया किल हो रही हैं, तो स्टेरिलाइजेशन बहुत ही आपका इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, अब जेड वैल्यू की बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू द रिड्यूस 1 पॉइंट इन डी वैल्यू। अब देखो क्या है, डी वैल्यू में 1 पॉइंट घटने में कितना टेम्परेचर का आपको चाहिए होता है, यही आपका बताता है जेड वैल्यू। टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम दिख रहा होगा। अब यहाँ पे 94 से 90 आने में कितना हमको समय लग रहा है, टाइम क्या है 1 से 10, मतलब 10 मिनट का लग रहा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं जेड वैल्यू। ठीक है, टेम्परेचर जहाँ पे जितनी चेंजिंग हो रही है। अब आगे, सो जेड वैल्यू इज चेंज इन टेम्परेचर, जेड वैल्यू की जैसे टेम्परेचर में जब चेंजिंग होती है तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर बैक्टीरिया किल, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैक्टीरिया ज्यादा किल होती हैं। एंड डी वैल्यू इज डिक्रीजेड, डी वैल्यू घटती है तो जेड वैल्यू वहां पे तुरंत बढ़ जाती है। तो जेड वैल्यू इज रेसिप्रोकल टू डी वैल्यू, जो जेड वैल्यू होती है वो डी वैल्यू के रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होती है। एंड लेस डी वैल्यू मोर इफिशियंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन, तो जब डी वैल्यू कम होती है तो इफिशियंसी स्टेरिलाइजेशन की अधिक हो जाती है। अब इसी में एफ वैल्यू की बात कर लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड इन हीटिंग मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन टू किल द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स इन मिनट इज कॉल्ड एफ वैल्यू। अब देखो यहाँ पे मिनट में कितनी बैक्टीरिया किल हो रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एफ वैल्यू। कितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मतलब एफ वैल्यू। द एफ वैल्यू कैन बी यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबल नंबर ऑफ सर्वाइवर्स रिमेनिंग इन अ लोड एज अ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फार्मूला एफ इक्वल टू डी लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन। ठीक है, तो डी इक्वल टू हमारा डी वैल्यू एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और एन नॉट मतलब इनिशियल पॉपुलेशन नंबर मतलब यूनिट वैल्यूम, एन का मतलब फाइनल पॉपुलेशन नंबर या यूनिट वैल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ थे एफ वैल्यू। और आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टेरिलिटी इंडिकेटर भी आपको बता देना है। तो स्टेरिलिटी इंडिकेटर कभी कभी 7 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन पूछता है, तो स्टेरिलिटी इंडिकेटर को थोड़ा सा हम ये थ्योरी थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने वाले हैं। स्टेरिलिटी इंडिकेटर क्या होता है, तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज डिफाइंड एज द टेस्ट दैट कंफर्म दैट द प्रोडक्ट आर फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इंडिकेटर का मतलब ही होता है सूचक। तो स्टेरिलिटी इंडिकेटर हमको ये बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ये पूरी तरीके से बैक्टीरिया मुक्त हो गया है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेज एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, और ये बहुत ही जरूरी हो जाता है हमारे मेडिकल डिवाइस या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। अगर हम कोई मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं तो ये हमें जरूरी हो जाता है चेक करना कि हमारी जो ये डिवाइस बनी है इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर नहीं।
ये तो कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है तो उसमें भी हमें चेक करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब स्टेरिलिटी टेस्टिंग की बात, इसमें देखो स्टेरिलिटी टेस्टिंग फॉर प्रोडक्ट आर मेनली कैरिड आउट बाय डायरेक्ट इनोकुलेशन एंड प्री मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। और ये देखो, ये हम कभी कभी डायरेक्ट इनकुलेशन मेथड से भी कर लेते हैं और कभी कभी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की हेल्प से भी इसको हम लोग करते हैं। इन डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, अब डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड में क्या होता है, द टेस्ट आर्टिकल इज डायरेक्टली इनोकुलेटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ मीडिया एट अलाउ फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। दो तरह के हम लोग मीडिया बनाते हैं, एक को एरोबिक करेंगे, दूसरे को एनारोबिक करेंगे, उसी में हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर इनोकुलेशन द मीडिया इज इनक्यूबेटेड फॉर 14 डे। इनोकुलेशन के बाद मीडिया को 14 दिन तक हम लोग इनक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। एंड फाइनली ऑब्जर्व फॉर एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रहा है या फिर नहीं। इन मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, अब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, द स्टेरिलाइन इनक्लोज यूनिट्स आर अलाउ फॉर द सिमुलेटेनियस फिल्ट्रेशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल थ्रू टू मेम्ब्रेन फिल्टर। अब देखो क्या है, जो टेस्ट सैंपल होता है इक्वल वॉल्यूम लेके दो मेम्ब्रेन फिल्टर से हम लोग क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। देन सैंपल आर इनक्यूबेटेड, उसके बाद जो सैंपल मिलता है उसको इनक्यूबेट करते हैं इन टू टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ 14 डेज। अब वो यहाँ पे भी दो टाइप के मीडिया यूज करेंगे और 14 दिन के लिए उसको इनक्यूबेट करेंगे। एंड फाइनली ऑब्जर्व फॉर ग्रोथ ऑफ एनी एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और लास्टली हम लोग देखेंगे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है कि नहीं, मतलब एरोबिक या एनारोबिक कोई भी ग्रो हो रहा है या फिर नहीं। सो एज डिफिनेशन ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर आर द इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड फॉर चेक द क्वालिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो इसलिए स्टेरिलिटी इंडिकेटर का जो हमारा डिफिनेशन बन रहा है, इसका यूज हम लोग स्टेरिलाइजेशन की क्वालिटी को चेक करने के लिए एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को मॉनिटरिंग में भी इसका हम लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन खत्म हो जाता है। बाकी जस्ट हम इसके बाद हम यूनिट 2 सोल्यूशन 2 तो कवर ही हो गया, 3, 4, 5 की वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। तो अगर आप अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए फ्रेंड, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।